हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वन होने वाला है, क्योंकि थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं बात करूंगा फार्माकोलॉजी के हिस्ट्री के बारे में। देखिए, फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, क्योंकि बरसों पहले जब ये दुनिया स्टार्ट हुई थी, जब आदि मानव का समय था, तब इंसान ड्रगों के ऊपर काम करता था, ड्रगों के इफेक्ट को देखता था। वो बेसिकली जानवरों के ऊपर, उस समय भी जानवरों को ड्रग दी जाती थी। वो एलोपैथी नहीं थी, बट वो हर्ब्स थी, जो हमारे आयुर्वेदिक ड्रग्स होती हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनको एनिमल्स को दिया जाता था और उन एनिमल्स के ऊपर ड्रग के इफेक्ट को देखा जाता था और उनके इफेक्ट के हिसाब से फिर इंसान उन ड्रग को लेते थे। मतलब एक तरीके से फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स काफ़ी पुराने समय से देखे जा रहे हैं, जाने जा रहे हैं, और वहीं से फार्माकोलॉजी का जो इतिहास है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखिए, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, क्योंकि फार्माकोलॉजी का इतिहास तो काफ़ी लंबा है और ये वीडियो भी काफ़ी लेंथी और बोरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैंने बहुत ही शॉर्ट और सिंपल बनाने की कोशिश करी है, और इस वीडियो के अंदर हम केवल फार्माकोलॉजी के इतिहास में होने वाली उन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में ही बात करेंगे, उन महत्वपूर्ण इंसानों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने फार्माकोलॉजी के डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होगा और आपको उन लोगों के बारे में जानने का थोड़ा बहुत मौका भी मिलेगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो यहाँ पर जिन जिन लोगों के बारे में बात की जाएगी वो ज़्यादातर यूरोपियंस ही हैं। जी हाँ, फार्माकोलॉजी का ज़्यादातर जो डेवलपमेंट है, या मैं बोलूँगा जो एलोपैथिक ड्रग्स है उनका सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट है, या हम बोलेंगे दुनिया में जो मेडिकल्स का जो डेवलपमेंट हुआ, मेडिकल फील्ड में जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, वो यूरोप के अंदर ही हुआ है। ना वो अमेरिका में हुआ, ना वो एशिया में हुआ। ज़्यादातर यूरोपियंस ही हैं जिन्होंने इसमें डेवलपमेंट किया, और उसमें भी ज़्यादातर ग्रीक माइथोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने इनके ऊपर काम किया, इनके ऊपर बुक्स लिखी, और ज़्यादातर इतिहास जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली जिस बुक का मैं नाम बोलूँगा, ये बेसिकली एक चाइनीज़ बुक है। बुक का नाम है पेन साओ, और इस बुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो हमारी हर्ब्स होती हैं, जो हमारी औषधियाँ होती हैं, उसके बारे में जानकारियाँ हैं, और उनके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में जानकारियाँ हैं। देखिए, अभी तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि ज़्यादातर यूरोपियंस का योगदान है, बट ये इकलौती ऐसी चाइनीज़ बुक है, और ये काफ़ी पुरानी चाइनीज़ बुक है। और साइड में आपको स्लाइड में दिख भी रहा होगा कि 2700 BC में ये बुक जो है वो पब्लिकेशन हुई थी या लिखी गई थी। और इस बुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा हर्ब्स और मेडिसिन्स के बारे में बताया गया है। बेसिकली आयुर्वेदिक ड्रग्स जो होती है, प्लांट्स और जो हर्ब्स होते हैं, जो हमारे प्लांट सोर्स होते हैं, उससे जुड़ी हुई जानकारियां हैं, उनके फार्माकोलॉजिकल सोर्स और उनके इफेक्ट के बारे में इस बुक के अंदर बताया गया है। उसके बाद जो हमारी अगली बुक है, उस बुक का नाम है कहून पापारस। जी हाँ, कहून पापारस, और ये एक इजिप्शियन बुक है। जी हाँ, इजिप्ट का नाम आ गया है यहाँ पर। इजिप्ट आप जानते हैं कि काफ़ी पुरानी संस्कृति है, और इस बुक के अंदर दो जानकारियाँ दी गई हैं। पहली, इसमें जानवरों, जी हाँ, जो वेटनरी फील्ड से रिलेटेड जो ड्रग्स होती हैं उससे जुड़ी हुई इस बुक के अंदर जानकारियाँ हैं। साथ ही साथ महिलाओं के जो यूटेरस से जुड़े हुए जो डिजीज़ होती हैं उससे जुड़ी हुई ड्रग्स के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये काफ़ी पुरानी बुक है, और इसका भी फार्माकोलॉजिकल के इतिहास में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान है। अगली जो बुक है ये भी हमारे इजिप्ट से जुड़ी हुई है। बुक का नाम है एबीरस पापेरस। एबीरस पापारस काफ़ी पुरानी बुक है, और इस बुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ के बारे में इसके अंदर बताया गया है। साथ ही साथ इस बुक के अंदर 829, जी हाँ, 829 प्रिस्क्रिप्शन दिए गए हैं अलग अलग डिजीज़ के लिए। और साथ ही साथ इस बुक के अंदर हमको ये भी पता चलता है कि उस समय जब इजिप्शियन काल था, उस समय कैस्टर ऑयल और ओपियम को एज ए ड्रग्स यूज़ किया जाता था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, और आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो इजिप्शियन सभ्यता थी वो कितनी ज़्यादा डेवलप थी उस ज़माने में, उस समय उन्होंने इस टाइप की बुक्स लिखी थी जहाँ पर ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स को बताया गया था। और ख़ासकर जो हमारी लेडीज़ है, जो महिला है, उनके यूटेरस से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में इस बुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साबित हुए जब फार्माकोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, जब फार्माकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स, खासकर जो इजिप्शियन संस्कृति से जुड़े हुए थे, ये फार्माकोलॉजिकल डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अभी तक हमने वीडियोस के अंदर 3 ऐसे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करी जो कि फार्माकोलॉजी के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स जो थे वो यूरोप से नहीं थे। एक डॉक्यूमेंट था चाइना से, और बाकी के 2 डॉक्यूमेंट थे इजिप्ट से। अब बारी आती है यूरोप की, और यूरोप के अंदर हम बुक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, ना हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने फार्माकोलॉजी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है, जी हाँ, चलते हैं हम ग्रीस की तरफ। और ग्रीस में आते हैं फादर ऑफ मेडिसिन, जिनका नाम है हिप्पोक्रेटस।
ये एक फिजिशियन थे और इन्हें ही फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनको ही पता चला था कि जो डिजीज क्या होती है, जी हाँ, डिजीज मतलब जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां क्या होती है, और इन्होंने उस समय एक डेफिनेशन दी थी बीमारी के बारे में कि बीमारी हमारे शरीर में होने वाली वो एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, उन्हें हम बीमारी कहते हैं। तो जब हमारे शरीर के अंदर कोई एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, हमारा शरीर जो होता है वो एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करता है, जैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाना या किसी भी तरह की एक्टिविटी, उसे वो बीमारी कहते थे और उन्होंने ही डिजीज नाम दिया था। और साथ ही साथ इन डिजीज को ठीक करने के लिए सबसे पहले मेटेलिक सॉल्ट्स का यूज जो है वो इन्होंने ही किया था। मतलब मेटेलिक सॉल्ट्स को ये एज ए ड्रग यूज करते थे। जो अगले जो पर्सन है ये भी हमारे ग्रीस से ही जुड़े हुए हैं और इनका नाम है थियोफ्रेस्टस। ये एक फिलोसोफर थे और साथ ही साथ इन्हें फादर ऑफ कोग्नोसी भी बोला जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अब बोल दिया है कि ये फादर ऑफ कोग्नोसी थे, तो साथ ही साथ इनका सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो कोग्नोसी के ही डेवलपमेंट में हुआ था। इन्होंने ही प्लांट्स को क्लासिफाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेडिसिनल यूज। जी हाँ, प्लांट्स के मेडिसिनल यूज के बेसिस पे इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाइड किया था, इसीलिए उनके इसी योगदान के लिए इनको फादर ऑफ कोग्नोसी भी बोला जाता है। हमारे जो अगले बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हैं वो भी ग्रीस से ही हैं। अगले जो पर्सन है वो भी ग्रीस से और इनका नाम है डायोस्कोरिडस। और बेसिकली इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है क्योंकि इन्होंने ही ऐसी पहली बुक लिखी थी और उस बुक के अंदर 500, जी हाँ, 500 मेडिसिनल प्लांट्स की जानकारियाँ थी और उन प्लांट्स का किस डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होगा उसकी जानकारी भी इन्होंने दी थी। और इनकी बुक के अंदर 500 प्लांट्स के बारे में जानकारी थी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान था इनका फार्माकोलॉजिकल डेवलपमेंट में। अगले जो पर्सन है उनका नाम है क्लाउडियस गेलन। ये भी ग्रीक थे और इन्होंने ही सबसे पहले फार्माकोलॉजी का थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को डेवलप करने का प्रयत्न किया था। जी हाँ, फार्माकोलॉजी का मतलब फार्माकोलॉजी होती क्या है, उसका क्या बैकग्राउंड है, वो भी एक तरीके की साइंस होती है। ये इन्हीं का ही अटेम्प्ट था और सबसे पहले इन्होंने फार्माकोलॉजी को डेवलप करने में इन्हीं का ही योगदान है। जो अगले पर्सन है उनका नाम है पैरासेलेसस। ये बेसिकली स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ये एक स्कॉलर थे, साथ में इनको एल्केमिस्ट भी बोला जाता है। देखिए एल्केमिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। एल्केमिस्ट का मतलब होता है वो पर्सन जो किसी भी वस्तु को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सके जो कि किसी की भलाई में यूज हो सके, उसे हम एल्केमिस्ट कहते हैं। मतलब एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक प्लांट है, उसके ऊपर काम करके आप उसके मेडिसिनल यूज को पता करते हैं और फिर आप ह्यूमंस के डिजीज के ट्रीटमेंट में उस प्लांट को यूज करते हैं, तो इस टाइप के इंसान को आप एल्केमिस्ट बोलेंगे। मतलब वो पर्सन अगर किसी भी वस्तु को ले ले और उसको इस तरीके से उसका अध्ययन करे कि उसको यूजफुल बना दे, इट इज कॉल्ड एल्केमिस्ट। तो ये बेसिकली एक एल्केमिस्ट थे। साथ ही साथ इनको ग्रैंडफादर ऑफ फार्माकोलॉजी भी बोला जाता है क्योंकि पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने केमिकल्स के यूज से डिजीज को ट्रीट किया। मतलब इनके पहले जितने भी डिजीज का ट्रीटमेंट होता था वो प्लांट सोर्स के थ्रू होता था, बट ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने केमिकल्स का यूज किया किसी भी ड्रग डिजीज को ट्रीट करने के लिए, इसीलिए इनको ग्रैंडफादर ऑफ फार्माकोलॉजी बोला जाता है। अगले जो पर्सन है इनका नाम वेलेरियस कॉर्डस, एक जर्मन पर्सन है। और आप जानते हैं कि जो एलोपैथिक ड्रग्स जो हैं या एलोपैथिक जो थेरेपी है वो जर्मनी से ही स्टार्ट हुई है। तो अभी तक तो कोई जर्मनी का आदमी नहीं आया था, अब आ चुका है और ये आखिरी व्यक्ति हैं वेलेरियस कॉर्डस। और सबसे पहली फार्माकोपिया डेवलप करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है और इस फार्माकोपिया के अंदर इन्होंने हर ड्रग की जानकारी दी थी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने के लिए आपको किस तरह की ड्रग चाहिए, उसका फॉर्मुलेशन क्या होगा, ये सारी जानकारियां इन्होंने दी थी। मतलब पहली फार्माकोपिया इन्होंने ही डेवलप करी थी। और साथ ही साथ ड्रग की प्रिपरेशन से जुड़ी हुई जानकारियां भी इन्होंने अपनी इस बुक के अंदर बताई थी। तो ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। देखिए इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद था कि आप फार्माकोलॉजी के इतिहास के साथ ही साथ आप जो हमारी मेडिसिनल जो हमारी लाइफ है या आप कह सकते हैं कि जो हमारी मेडिसिनल लाइन है उसके इतिहास के बारे में भी जान सकें। देखिए वीडियो मैंने आपको बताया कि काफ़ी लंबा हो सकता था क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा इसके अंदर अवेलेबल है, बट मैंने इस वीडियो के अंदर उन इम्पोर्टेंट लोगों के बारे में ही जिक्र किया है और उन इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में बताया है जो कि खासकर फार्माकोलॉजी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखती हैं। और आपको ये नॉलेज काफ़ी काम आने वाला है, खासकर कभी आप इंटरव्यू के अंदर गए या कोई एग्जामिनेशन में गए तो इस रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और कई बार इन इंसान जितने भी महान व्यक्ति हैं इनकी जानकारी आपको होना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं इनका नाम आप ज़रूर सुनेंगे। तो ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की वीडियोज़ और बनाऊँ तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उन वीडियो टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा जो आप चाहते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।